का जवाब दीजिएगा। एक सवाल में आपका जवाब मुझे मेरा बात सुनिए पहले। जब जब ब्राह्मणों की जो क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी आपको एक दलित से सुनना चाहिए। हालांकि ये डिजिटल आंदोलन है, सड़क वाला आंदोलन नहीं है। नहीं, चाहे डिजिटल हो चाहे सड़क वाला हो, लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एकदम बेतुकी चीज़ है। मतलब कैसे बेतुकी चीज़? कुछ आप आरक्षण। आरक्षण के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल पक्ष में हूँ मैं आरक्षण के। आरक्षण दिया किस लिए गया था? आरक्षण दिया गया था सोशल जो सामाजिक, शैक्षणिक और क्या कहते हैं आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए आरक्षण दिया गया। तो बस जिस लिए आरक्षण दिया गया था, क्या वो पूरा हो गया? क्या वो मकसद पूरा हो गया हमारा? कि कास्ट के आधार पर अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो हो सकता है कि जो पिछड़ा, सर आप भी सुनिएगा, ठीक ना, हो सकता है कि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन वो सामाजिक, चलिए सामाजिक आप छोड़ दीजिए, कम से कम आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं लेकिन वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं। किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे भी 100% आरक्षण है। वहाँ पे भी कभी आप कोई SC ST का मठाधीश नहीं देखेंगे। एक और मुद्दा छिड़ा हुआ है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन। तो आप पहले बताइए, क्या आपको ये जो आंदोलन एक है, ये हालांकि ये डिजिटल आंदोलन है, सड़क वाला आंदोलन नहीं है। नहीं, चाहे डिजिटल हो चाहे सड़क वाला हो, लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एकदम बेतुकी चीज़ है। मतलब कैसे बेतुकी चीज़? आरक्षण हटाओ आंदोलन। आरक्षण उनसे अगर पूछे आरक्षण। आप आरक्षण के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल पक्ष में हूँ मैं आरक्षण के। आरक्षण दिया किस लिए गया था? आरक्षण दिया गया था सोशल। जो सामाजिक, शैक्षणिक और क्या कहते हैं आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए आरक्षण दिया गया। तो बस जिस लिए आरक्षण दिया गया था, क्या वो पूरा हो गया? क्या वो मकसद पूरा हो गया हमारा? आज भी जब इस देश में आपकी इंसान बनने की लड़ाई है, बस लेकिन आप इस आरक्षण में जो कास्ट के आधार पर दिया जाने लगा, तो कास्ट में ये जो देखिए जो लोग तर्क दे रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कह रहा हूँ कि उनका तर्क क्या है। उनका यह तर्क है कि कास्ट के आधार पर अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो हो सकता है कि जो पिछड़ा, सर आप भी सुनिएगा, ठीक ना, हो सकता है कि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन वो सामाजिक, चलिए सामाजिक आप छोड़ दीजिए, कम से कम आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं लेकिन वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न हूँ, मान के चलते हैं मैं संपन्न हूँ आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, तो क्या मेरी जाति बदल गई उससे? नहीं, बदली नहीं है। मैंने इसलिए तो सामाजिक नहीं कहा है ना, मैं सामाजिक वही रूप से बता आप रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि क्या मेरी जाति उससे बदल गई, जिस वजह से मैं समाज में एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा हूँ, जो बेसिस है मेरे डिस्क्रिमिनेशन का, क्या वो मिट गया उससे? नहीं मिटा। वो नहीं मिटा। फिर इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक रूप से नहीं लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक रूप से तो आप संपन्न हैं। वो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं संपन्न हूँ, ठीक है, बट जिस वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिस वजह से एक बच्चे को स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, या उसने मटका छू लिया तो उसकी हत्या कर दी गई, कोई घोड़ी चढ़ गया उस पर पत्थर मारे गए, या मतलब अब हज़ारों इंसिडेंट है, मैं अब बात भी नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, इतने सारे इंसिडेंट हैं, ठीक है। तो अब उनका क्या? इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा बैन होने के बावजूद इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग होती रही। रामदास अठावले ने संसद में रिप्लाई भी किया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में कितनी डेथ्स हुई। हाल ही में एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने डेटा डाला था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में आज भी इतनी डेथ्स हो क्यों रही हैं, आज तक हमें ये नहीं समझ आया। वहाँ पे तो 100% आरक्षण है। अठावले भी तो आते हैं ओबीसी समाज से, लेकिन ये लोग तो आवाज़ तो उस तरीके से उठाते हुए दिखे नहीं। नहीं, वो संसद में जवाब दिया, उनसे जवाब मांगा गया ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का डेटा दीजिए, आपकी आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है तो क्यों रही है और कितने लोग उसमें शामिल हैं। तब तो पूरा डेटा आया था कि 100% जो लोग थे मैनुअल स्कैवेंजिंग में SC ST से बिलोंग करते थे, थोड़ा बहुत OBC का परसेंटेज था उसमें। फिर वहाँ इतना ज़्यादा आरक्षण दिख रहा है, इसके खिलाफ कोई वर्ग क्यों नहीं कभी सड़क पे उतरा? जो चीज़ जो मुख्य वजह है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है इस देश में, उसको हटाने के लिए कोई वर्ग क्यों नहीं सड़क पर उतरा कभी? मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए लोग इतने सालों से धरना दे रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक वो ख़त्म नहीं। क्या वजह फिर इसके पीछे? इस आरक्षण का क्या कीजिएगा आप? किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे भी 100% आरक्षण है। वहाँ पे भी कभी आप कोई SC ST का मठाधीश नहीं देखेंगे।
आपने शंकराचार्य बना ली, ब्राह्मण बना ली, चलिए ठीक है, आपका एक आंतरिक मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट आप देखिए कितने मंदिरों में आपको पुजारी जो हैं SC ST कम्युनिटी से मिलेंगे, कितने ही मंदिर होंगे इस देश में, वहाँ भी 100% आरक्षण, उसकी कभी क्यों नहीं बात हो रही। समाज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आरक्षण कितने चल रहे हैं, अगर आरक्षण पे बात होनी है तो फिर पूरे समाज की जाए, क्यों सिर्फ पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ का गवर्नमेंट ऑफिस। अगर चलिए गवर्नमेंट ऑफिस की बात भी कर लेते हैं, इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने VCs आते हैं SC ST से। अच्छा, एक और कॉमन सवाल जो आम तौर पे लोग पूछते हैं, जो तर्क देते हैं ये रिजर्वेशन के जो खिलाफ हैं, वो एक आम सा सवाल होता है उनका, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और वो सवाल ये होता है, सर आप भी सुनिएगा, वो सवाल ये होता है कि अगर आप आरक्षण के बुनियाद पे किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, या कि डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और आप आरक्षण की बुनियाद पर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे? आप उन लोगों का हक जो अधिकार है नहीं छीन रहे हैं, जो कि वाकई में मेहनत करते हैं और उसके उस काबिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आरक्षण। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो आम तौर पर ये सवाल लोग करते हैं, और ये कॉमन सा सवाल है, सबके जहन में ये सवाल रहता है। इस पे क्या कहेंगे? अब आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, मैं दोनों हिस्सों पे बात करूँगा। एक तो ये कि वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा कि वो जो 60-80 नंबर, मतलब जो ज़्यादा नंबर लाया उसको एडमिशन नहीं मिला, जिसके कम नंबर उसका एडमिशन हो गया, ठीक है। पहले वाले सवाल पे आते हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि क्या था पहला सवाल आपका? मेरा पहला सवाल ये था कि जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ, ठीक है। जब भी आप अभी हाल ही में एक भोपाल में एक केस हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो, हाँ भी अप्रकाश था, वो डॉक्टर भी अप्रकाश है। देखो ये सवाल ऐसे होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, दलितों ये एक कॉमन सा सवाल है ना, और ये सबके मनों में ये सवाल रहता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आपको मैं जवाब देता हूँ, चलो ठीक है। जो 1960 से SC ST को जो रिजर्वेशन मिली है, आपको लग रहा है जो मेरिट नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी गिरी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उसका पहले तो अपर कास्ट का तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं है ना, फिर तुम क्या किए इस देश के अंदर? वात्स्यायन ने क्या लिखा? कामसूत्र लिखा, वो तो जानवर भी जानते कैसे सेक्स करना है। हाँ, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें लोगों की कैसे मारना है, क्या नहीं करना, इस तरीके से किताब लिखे हो। आप जो रामायण लिखवाया हो, उसमें जाति देख के एक जो शंभुक है, शूद्र कम्युनिटीज आता है, वो ज्ञान गहन करता, वो तो उनको मारा दिया जाता है, इसलिए मार दिया जाता है, वो शूद्र, तुम ज्ञान गहन नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ में एक चीज़ जी, एक मिनट, देखो लिटरेचर की बहुत बड़ा इम्पैक्ट होती है, और लिटरेचर से आपको जो समाज दिशा निर्देश भी तय होती है। आप रामायण से लेके महाभारत, वेद, स्मृति कितना भी देखोगे, उसमें जो इंसान को कैसे मारना चाहिए, दलितों को किससे शोषण करना चाहिए, औरत को कैसे शोषण करना चाहिए, इस तरीके से जो इंसान को जो ख़त्म करने के लिए इस तरीके से आप बुद्धि इस्तेमाल करके उस तरीके से लिटरेचर तुम लिखे। मैं इसी पे सवाल करने वाला था। अब उसी में जब इतना पढ़ने के बाद, जितना बुद्धिजीवी होने के बाद, जो समाज को सुधारने के लिए तुम कोई लिटरेचर तैयार नहीं कर पाया हो, उल्टा समाज को जो ख़त्म करने के लिए तुम साजिश रचे हो, देवी देवताओं को तैयारी किया हो, अब आज सवाल उठा रहे हो वो रिजर्वेशन आने के बाद क्या ये जो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, अच्छा ये बन, चलो ठीक है, मेरे पास एक डेटा है, प्रोफेसर विवेक कुमार इधर ही सोशलिटी। एक सवाल मैं आपसे इसका जवाब दीजिएगा, एक सवाल में मुझे मेरा बात सुनिए पहले। जब ब्राह्मणों की जो क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी आपको एक दलित से सुनना चाहिए। इसी जो JNU में सोशल डिपार्टमेंट है, जिसमें जो प्रोफेसर विवेक कुमार है, उनके किताब थे जो कास्ट एंड डेमोक्रेसी लेके, उसमें रिजर्वेशन के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, वो ये मेंशन किया है, इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो चलाने वाला, खड़े होकर बात कर लेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो चलाने वाला है, जो सबसे ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो चलाने वाला है, प्राइवेट सेक्टर को जो संभालने वाला है, सारा अप्रकाश था। लेकिन जितना लोग जो प्राइवेट सेक्टर को चला रहे हैं, दुनिया में कितना जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बन चुका है, जितना बड़े बड़े जो आपका जो बिजनेसमैन बन चुका है, सारे लोग तो अभी भी आप चले जाओ, सारे लोग तो जो पैसा लूट के बाहर भाग रहे हैं। फिर उसमें तो प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन नहीं है, बिजनेस में तो रिजर्वेशन नहीं है, तुम्हारे पास इतना बुद्धि है, फिर तुम्हारा जो जिससे बिना रिजर्वेशन तुम पब्लिक इंस्टीट्यूशन को जो खड़ा किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया हो, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेरिट क्यों नहीं है? वो सबसे दिवाला क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्यों होता है? एक सवाल मैं ज़रा पूछ लूँ। खड़गे आप जानते हैं, वो भी OBC समाज से आते हैं, माफ़ कीजिए, SC समाज से आते हैं। तो उन्होंने अभी पार्लियामेंट के अंदर
भाषण किया और जो आप किताब की बात कह रहे हैं, उन्होंने उस किताब का जिक्र किया और ये भी कहा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो वो अगर क्या कहते हैं वेद के श्लोक उनके कानों में चले जाएं तो वो पिघला, उसमें ऐसा है कि आप शीशा पिघला करके डाल दो या फिर ज़ुबान से अगर कुछ बोल दे तो ज़ुबान काट दो। तो उसमें उनको जो काउंटर करने वाले लोग थे तो उन्होंने पूछा कि ये किधर लिखा है आप बताओ, तो वो नहीं बता पाए। हम तो बता देंगे ना आपको, हमारा पास तब टाइम निकाल इसलिए मैंने आपसे वही मैं कह रहा हूँ, हमारा पास टाइम निकाल के आप आ जाना। बाबा साहब ने इतना लिखा था, आप रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म देखना, रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म देखना, आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब देखना, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन देखना। उसमें बाबा साहब ने हर चीज़ में रेफरेंस देके बात किया है, ठीक है, उसमें ऐसे नहीं। और रही बात जो मेरिट की जो सवाल है, अश्विनी देशपांडे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हैं, ठीक है, 2009 में जो स्टडी हुआ है और वो स्टडी भी सबसे ज़्यादा बड़ा जो पब्लिक जो सेक्टर था रेलवे के ऊपर रिसर्च किया है, उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 का रिसर्च हुआ है, खासकर जो दलितों के ऊपर। वो फाइंडिंग से निकल कर आया है जो इस पोजीशन में जो दलित बैठे वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो काम करते हैं। क्यों? वो दलित का ऊपर हमेशा जो लांछन लगा दिया जाता है, सवाल पूछा जाता है ये तो रिजर्वेशन से आए हो तो ये ठीक से काम नहीं किए, और वही बर्डन लेके वो 100 गुना ज़्यादा मेहनत करता है और उसका वजह से उनका जो एफिशिएंसी मेरिट भी बहुत आगे है। सो ऐसे नहीं है जो रिजर्वेशन से जो आगे पढ़ा रहा है जो बड़े हैं उनका वजह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो गलत इस्तेमाल हो रही है, उनका वजह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो एफिशिएंसी वो घट रहा है। उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ, रिसर्च यही कहते हैं वो एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए वो प्रूव करना चाहते हैं हर दिन जिंदगी में, यार मुझे इतना जो सवाल पूछा जा रहा हो तो मैं अच्छा से काम करूँ, दुनिया को दिखाऊँ और मेरा वजह से ये जो रेलवे जैसे जो सेक्टर है वो अच्छा से चलता है। और एक इंस्टीट्यूट ये जो उसका ये एक स्टडी है प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे ने किया है, वो ऐसे ने वो ऐसे तो नहीं है चीज़ वैसे था। पहली चीज़ ये था जो अपर कास्ट जो हमेशा ये पूछता है ना जिनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। पहली चीज़ ये बात को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, ये कास्ट हिपोक्रेसी की बात है। पहली चीज़ जो अपर कास्ट इस देश के अंदर कभी भी रिजर्वेशन के सपोर्ट में नहीं है, एक बहुत समय तक रिजर्वेशन की सपोर्ट में नहीं है। आज भी वो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता है, रिजर्वेशन के खिलाफ लिखता है, इवन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी है। अचानक तुम्हारे अंदर इतना अच्छा इंसान कैसे बन गए हो भाई, रिजर्वेशन को जिसको नहीं मिला है और उसको मिलना चाहिए, तुम तो आज सपोर्ट में है ही नहीं, तुम अच्छा इंसान क्यों कैसे बन रहे हो? जो अच्छा इंसान बनते हो ना, और उसी से जो सवाल उठते हैं लोग तुमको उसी से एक स्केप्टिकल तौर पे आपको देखते हैं। और आज भी आपको मैं डेटा बता रहा हूँ, आज भी आप जो पूरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डेटा उठा के देखना, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन देश का जो अपर कास्ट का था, जिनका जो पॉपुलेशन ना की बराबर है, आपको जो रिप्रेजेंटेशन आपको जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन तौर पे देता है, जो रिप्रेजेंटेशन आपका जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के तौर पे दिया जाता है। इस देश में जो अपर कास्ट की जो पॉपुलेशन कितना था 15%, जो आप 15% हो, मीडिया में 100% तुम्हारा रिजर्वेशन था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट का था, और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा पैसा तुम पब्लिक सेक्टर से लेते हो, टैक्स कंसेशन तुमको मिलती है, पानी लेते हो, बिजली लेते हो, और कंसेशन सब कुछ मिलता है गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट टैक्स आम जनता से चलता है। वो आम जनता कौन था? 90% इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी था, और उससे तुम पब्लिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर रहे हो, उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगा तो यूनिवर्सिटी में IITs NITs IIMs IISc में सबसे जो 90% जो रिजर्वेशन इस देश का जो अपर कास्ट का है। और जो हमको बता दीजिए SC ST जो उनको 15% दलित का रिजर्वेशन होने के बाद, 7.5 आदिवासी को होने के बाद, और OBC को 20% रिजर्वेशन होने के बाद उनका रिजर्वेशन जो ना की बराबर इंप्लीमेंट होता है। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ घट रहा है? जो आपको तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है रिजर्वेशन के थ्रू, भले इसलिए है तुमको जो दलित से जो कंपेयर कर रहे हो, जिनको जो 50 मार्क्स आया है और उनको मिल रहा है, जिसको मुझे 100 मार्क्स आया मुझे नहीं मिल रहा है, और उनको मैं बोलना चाहता आप इसलिए नहीं मिलते, आपका पास मेरिट नहीं है। जो अपर कास्ट जो 15% है उसको जो 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, आपको जो 50% रिजर्वेशन 15% को देने के बाद आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, आप विद इन द जनरल कैटेगरी में और एक और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के तुम कम्पीट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। सो आपको सीट अवेल करने के लिए जो अपर कास्ट के अंदर जो व्यक्ति जो 10 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुमको भी उस तरीके से करना पड़ेगा, और ये सवाल उनका ऊपर उठाना चाहिए, ताकि जो जिनका जो 1000 सालों से जो शोषण किया गया अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उनको ऊपर इस तरीके से झूठ मूठ का सवाल नहीं उठाना चाहिए। और इनका जो फ्रस्ट्रेशन हम समझता है, इनका फ्रस्ट्रेशन जब जब बाहर आती है, जब जब इस देश के अंदर कोई दलित आदिवासी उनका जो सड़क पे जो खड़ा होकर उनका हक की बात करता है ना, और उनका जो दिमाग में जो बम फटने लगता है,
अब ये साला यार ये ऐसे कैसे हो गए, हमारा घर में तो काम करता है, हमारा खेत में तो काम करता है, और हमारे घर में आके ये जो दान लेके जाता है और जो घर में जाके खाना पका के खाता है, इनका जो घर हम आसान से जला देते हैं, उसका जो माँ बहन का तो हम ऐसे उठा के लेके जाते रेप कर लेते हैं। अब ये सारे लोग सड़क पे उतर के हमारा खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हमारा जो हेजमनी को चैलेंज कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। जब ये देखता हो तो जब ये तुरंत उठ के है ना रिजर्वेशन के ऊपर आएगा। लेकिन इनको भी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जो गलत जगह पंगा ले रहे हो, अब ऐसे ना हो आने वाले समय में जो दलित आदिवासी ओबीसी जो पब्लिक सेक्टर में 100% रिजर्वेशन मांग तो करेगा, लेकिन ये भी सवाल अभी बहुत जल्दी उठने वाला है। आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट बना रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बता रहे हो बहुत प्राइवेट है, लेकिन हम बोलना चाह रहे हो उसमें प्राइवेट कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चलाने वाला, सबसे ज़्यादा पैसा ये जो गरीब आदमी जो टैक्स पे करता है उससे लूट के लेके जाता है। और ये मूवमेंट बहुत जल्दी शुरू होने इस देश के अंदर, खासकर एक अम्बेडकर कम्युनिटी से, बहुजन कम्युनिटी से एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो 100% इसका जो जनता की पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन डिमांड होने वाला है।